फजर की पाकीज़ा सी ठंडक में सुबह की नमाज अदा करके उसने सलाम फेरा और फिर चंद लम्हे जाए नमाज पर ही बैठी रही। वो अल्लाह से बात करना चाहती थी, वो उससे बहुत सी बातें करना चाहती थी, अपनी वली की, अपने अंदर जमा हुई घुटन की, उस स्याह रात की जो अभी ख़त्म नहीं हुई थी, उस सुरंग की जिसके पार नूर की चांदनी पिघल कर गिरा करती थी, उस चाह की जो उसके दिल पर अब हरदम रख्म रहने लगी थी, उस मोहब्बत की जो गलती से हो गई थी, और उस ख्वाब की जो उसने अभी चंद लम्हे पहले देखा था, एक इंतहाई भयानक और दर्दनाक ख्वाब। उसने अपने रुखसार को बेसाख्ता छुआ तो एहसास हुआ कि वो गीला था। इतने दिन से उसने मजबूत बनकर ज़मान और बीजान को संभाला था। वो उन्हें या फिर ख़ुद को यही दिलासा देती रही थी कि वो ठीक हो जाएगा, उसे ठीक होना ही होगा। वो उसे देखकर जिया करते थे, उसे भला कैसे कुछ हो सकता था। उसने आंसू साफ किए, मगर फिर गोया कोई अनदेखी सी दर्द की टीस ने दिल को जकड़ लिया। आंसू रोकने के बावजूद भी रुखसारों पर पूरी शिद्दत के साथ फिसलने लगे। आज 3 दिन हो गए थे उसे देखे, और ये 3 दिन 3 सदियों से कम का अरसा नहीं लग रहे थे। इन 3 दिनों की अज़ियत 3 दहाइयों के बराबर थी। बेसाख्ता उसकी हिचकी उभरी। ऐसा ही होता है, बहुत आंसू रोकने की कोशिश में सांसें शोर करने लगती हैं। उसने भी आंसू रोकने की कोशिश तर्क कर दी। ये ऐसे था तो फिर ऐसे ही सही। एकदम अंदर जमे आंसू आंखों से गिरते रुखसारों को भिगोते उसके दुपट्टे में जज्ब होने लगे। उसके चेहरे के गिर्द गुलाबी रंग का दुपट्टा बिल्कुल उसकी सुर्खुई नाक के हमरंग हो चुका था। मत रोया करें, तकलीफ़ होती है मुझे। उसके कानों में वली की आवाज़ गूंजी थी। वो यकदम चेहरा हाथों में छुपाए रो पड़ी। वो नहीं रोना चाहती थी क्योंकि उससे वली को तकलीफ़ होती थी, मगर वो ख़ुद को नहीं रोक पा रही थी। उसके छुपे चेहरे पर जा बजा आंसुओं के निशान जमा होने लगे थे। आंसू साफ नहीं कर सकता क्योंकि इसका हक नहीं रखता मैं। हाँ, आंसू देने वालों की चमड़ियाँ ज़रूर उधेड़ सकता हूँ। बताएं, किसने रुलाया है आपको? उसने घुटने समेट कर सीने से लगाए। वो कानों पर हाथ रख कर उसकी आवाज़ को रोकना चाहती थी, मगर वो उस आवाज़ को रोक नहीं पा रही थी। वो उसे भूल जाना चाहती थी, मगर वो उसे नहीं भूल पा रही थी। बेबसी थी। तो ये तय है कि आप सिर्फ तभी बोलेंगी जब आपको गुस्सा आएगा। उसने आंसुओं को मखरूती उंगलियों से साफ किया और फिर खुद में कुछ और सिमट कर रोने लगी। आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज़ बुलंद होने लगी थी। सांसें शदीद तकलीफ़ के बाइस बोझल होकर बेतरतीब हो रही थी। होंठ लरज़ रहे थे और सारा वजूद जलजलों की जद में था। वली याद आ रहा था, आए जा रहा था। दिल की अजियत सिवा होने लगी थी। आंखों में बेइंतहा सी जलन हो रही थी, मगर यादें कभी साथ नहीं छोड़ा करती। सदा इंसान के वजूद में बसेरा किए रहती हैं और किसी जज्बाती लम्हे के ज़ेरे असर यूं बाहर निकलकर जिस्म से जान खींचा करती हैं। यादें जानलेवा होती हैं, बेहद बेहिसाब। मुझे कड़ी सज़ाओं से डर लगता है, इसीलिए मैं बेहद शराफत से आपको लेने आ जाऊंगा। यकीनन फिर तो मुआफ़ी सहल हो ही जाएगी। बहुत बुरा था वो, नफ़रत थी उसे उससे। बदतमीज़ था वो, बहुत तकलीफ़ दिया करता था उसे, अज़ियत देता था। हाँ, वो उसे पसंद नहीं करती, वो उसे कभी पसंद नहीं कर सकती, वो उसे कभी भी याद करना नहीं चाहती, मगर वो उसे याद कर रही थी। छोड़ दूँ अकेला? कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं वली, मुझे अकेला मत छोड़ें। मैं नहीं रह सकूंगी आपके बगैर। मुझे नहीं करनी किसी से भी शादी। मैं कभी भी किसी की दुल्हन नहीं बनना चाहती। पलट आएं वली, मैं आपके लिए बहुत दुआएं करूंगी। मैं हर पल दुआएं करती हूँ वली, मैं आपसे कभी गाफिल नहीं होंगी। उसका दुपट्टा आंसुओं से भीगने लगा था। क्यों इतने मुश्किल सवाल करती हैं आप? वो तो सिर्फ मुश्किल सवाल किया करती थी। और वली, वो कितनी मुश्किल बातें कर जाया करता था। अपनी मौत की बातें, ज़िंदगी के इख्तिताम और अंजाम की बातें, अज़ियत और तकलीफ़ दे बातें। बेइख्तियार कुछ याद आने पर उसने सर उठाया। एक पल को सारी दुनिया गोया ठहर सी गई थी। फिर एक लम्हे की भी देर किए बगैर वो उठी
और कमरे से बाहर की जानिब दौड़ी। जीनों से उतरते वक्त उसकी लंबी गुलाबी कमीज ठंडे जीनों को छू रही थी। सफ़ेद रंग का चूड़ीदार पाजामा भी उसकी जुम्बिश पर झलक रहा था। गुलाबी दुपट्टा जो चेहरे के गिर्द बंधा था वो अब खुलकर गले में झूल रहा था। रो क्यों रही हैं आप? उसने खामोश पड़ी हवेली को नज़रअंदाज किया और जीने पार करके जल्दी जल्दी उसके कमरे की जानिब भागी। खुले बाल अब के पीछे की जानिब उड़ रहे थे और दुपट्टा पूरा झूल कर उसके हाथों पर गिर रहा था। उसने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला और फिर तेज़ी से अंदर आकर सिंगार मेज़ पर रखी चीज़ों को आगे पीछे करके कुछ तलाशा। उसके आंसू सूख चुके थे और उनके खुश्क निशान कोई भी उसके रुखसारों पर महसूस कर सकता था। उसने आगे बढ़कर अलमारी का पट खोला। दुपट्टा आपके नीचे कालीन पर गिरा था। वो किसी भी चीज़ की परवाह किए बगैर कुछ तलाश रही थी। गलत फहमी हुई है आपको कांता जी। सजाएं देना मेरा काम है ही नहीं, भला किसी और का काम मैं कैसे कर सकता हूँ? आप इनसे पूछ लें, क्या मैंने कभी इन्हें सजा दी? सब जगह तलाश करने के बावजूद भी वो कहीं नहीं था। वो की चेन जो उसने वली को उस परफ्यूम के साथ तोहफे में दिया था वो अब कहीं पर भी नहीं था। उसका दिल डूबने लगा। वली ने उसका दिया परफ्यूम कचरे में फेंक दिया था, मगर वो उस की चेन को नहीं फेंक सका था। वो ऐसा नहीं कर सका था। उसके कदमों से यकदम जान ख़त्म हुई। क्यों वो उसे तकलीफ़ देता रहा? वो जानता था कि अमल को उसके इस अंदाज से तकलीफ़ हुआ करती थी। जब ही तो वह हर मोड़ पर उसकी बेकदरी किया करता था ताकि वो उससे दूर हो जाए, उससे दूर चली जाए। उसने सर दोनों हाथों में थामा और अलमारी के बंद पट से लगकर बैठती चली गई। कोई इंकशाफ था जो उस पर उस फजर में हो रहा था। करें, शौक़ से करें नफ़रत, मोहब्बत करने का मैंने आपको कभी कहा भी नहीं। वली अहमद उससे मोहब्बत करता था, वो उससे बेजार नहीं था ना। वो उससे बेजार नहीं था, ना ही उसने कभी उसे दिल से झटका था। जब ही तो उसका वो तोहफा वो फेंक नहीं सका था। वो करना चाहता था मगर वो ये नहीं कर सका था। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। गुलाबी सी धुंधली नमी में उसका मंजर धुंधलाने लगा। आप अच्छी बच्ची हैं, मुझे पता है आप मेरी बात ज़रूर मानेंगी। उसने कांपते हाथों से अपना चेहरा छुपाया, मगर सब कुछ बिखर कर सामने पड़ा था। सब कुछ बिखरता जा रहा था, ख़त्म होता जा रहा था। दूसरी जानिब वली ने सुइयों से जकड़े हाथ में की चेन को एक नज़र देखने के बाद कैद किया। उस की चेन में जान थी उसकी। हर लड़की अमल नहीं होती और ना वली को किसी और से कुछ लेना देना है। वो अब तक चेहरा घुटनों में दिए रो रही थी और वली भीगी आंखों से मुट्ठी में कैद की चेन को देख रहा था, जिसकी बारीक सी जंजीरें उसकी मुट्ठी से निकलकर नीचे को गिर रही थी। अमल की हिचकियां आपके सारी हवेली में सुनाई देने लगी। उसने चंद पल को बोझल पल के मूंदी रखी, फिर किसी की आवाज़ पर आंखें खोली। डॉक्टर्स उसके कमरे में दाखिल हो रहे थे। उसने आसपास नज़र घुमाकर असगर को तलाशा, मगर वो शायद कुछ ही लम्हों पहले रूम से बाहर गया था। बेदाग से सफ़ेद कोट में मलबूस डॉक्टर असफर यंग सा था और उसके साथ डॉक्टर अरहम उनके सीनियर थे। दोनों की खुशगवार सी मुस्कुराहट पर उसके चेहरे पर नर्व सा तासुर बिखर गया। अलबत्ता मुस्कुराहट अब भी गायब थी। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो यंग मैन? अरहम उसके बेड के साथ खड़े हो गए थे, जबकि दूसरी जानिब मौजूद असफर अब के उसके चार्ट पर निगाह दौड़ा रहा था। वालेकुम अस्सलाम, बेहतर हूँ पहले से। पेट पर मौजूद ज़ख्म इतनी तकलीफ़ नहीं देता, लेकिन कंधे का ज़ख्म बहुत दर्द करता है। उन्होंने झुककर उसके दोनों ज़ख्मों को बगौर मुआयना किया और फिर सीधे होते हुए उसे बताने लगे, ये ऐसे इसलिए है क्योंकि जो गोली तुम्हारे पेट पर लगी थी उसका निशाना चूक गया था, जिसके बाइस ज़ख्म ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन तुम्हारे कंधे पर लगी गोली बहुत अंदर तक उतरी थी। उसे रिकवर करने में टाइम लगेगा तुम्हें। कितना टाइम? कम अज़ कम 1 महीने का अरसा। इससे पहले अगर तुमने इसके साथ लापरवाही बरती तो ये ज़ख्म ख़राब हो जाएगा। एहतियात करनी होगी तुम्हें। मुझे डिस्चार्ज कब तक कर दिया जाएगा? अब के वो उसकी फ़ाइल पर निगाह दौड़ा रहे थे। उसकी बात पर झुका सर उठाए बगैर जवाब दिया, मेरे अंदाजे से ज़्यादा तेज़ी के साथ रिकवर कर रहे हो तुम। ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन में डिस्चार्ज कर दिए जाओगे। उसने मायूसी से सर वापस तकिए पर रख दिया था। 10 दिन?
इतने दिन उसे इस अस्पताल में रहना था, काम अधूरे थे और इस तरह अस्पताल में रहना बहुत मुश्किल। उसके अंदर बेजारियत सिवा होने लगी थी। डॉक्टर्स उसका मुआयना करके पलटे तो उसी समय कांता जैन को लिए रूम में दाखिल हुई। नफीस से सूट में मलबूस, हमेशा की तरह बावकार और ठहरी हुई। लेकिन उस वक्त वली को ऐसे बिस्तर पर दराज देखकर उसका सारा ठहराव गोया बह सा गया था। जैन भी उसके पास भाग कर आया तो उसने चौंक कर आंखें खोली। उन्हें देखकर वो एक लम्हे को हैरान हुआ था। कैसे हो वली? और ये सब हुआ कैसे? क्या कर रहे थे तुम? ख्याल क्यों नहीं रखते तुम अपना? वो न जाने क्यों बोलते बोलते एकदम रोने लगी तो वली परेशान ही हो गया। एक तो जिन औरतों से उसे मोहब्बत थी वो रोया बहुत करती थी, बीजान, कांता और फिर अमल। कैसे भुलाया जा सकता था? वो तो रोने और रुलाने दोनों में कई हाथ आगे थी। मैं ठीक हूँ कांता, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, उसने हल्के फुल्के से अंदाज में कहकर साथ खड़े जैन के बालों में हाथ फेरा। वो उसका हाथ पकड़े खड़ा था। छोटा सा एक्सीडेंट? तुम्हारे इस छोटे से एक्सीडेंट ने कई लोगों की रातों की नींदें उड़ा दी हैं वली। और तुम कितने आराम से कह रहे हो कि ये एक छोटा सा एक्सीडेंट है। कितने जालिम हो तुम। हर वक्त अपनी मौत की बातें किया करते थे ना। देख लो अब किस हालत में हो तुम। उन्होंने कहकर दोनों हाथों से चेहरा छुपाया। वो उसके सामने यूं कमज़ोर पड़कर रोना नहीं चाहती थी, मगर वो रो रही थी। वली ने नफ़ी में सर हिलाकर उसे देखा, फिर राजदारी से ज़रा आगे को झुककर जैन के करीब हुआ। तुम्हारी मामा को क्या हुआ है? मामा बहुत गुस्सा हैं आप पर। उन्हें बीजान ने बताया था कि आप हॉस्पिटल में हैं और इंजर्ड भी हैं। मामा तब से परेशान थी। अब आप सामने हैं तो गुस्से में रो रही हैं, क्योंकि मार नहीं सकती ना आपको। उसकी धीमी सी आवाज़ के जवाब पर वली बेसाख्ता हंसा था। कांता ने चेहरा हाथों से रगड़कर साफ किया और फिर उसके हंसते चेहरे को परेशानी से देखा। मैं डर गई थी वली, बहुत बदतमीज़ हो तुम। बहुत डर गई थी मैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि तुम ठीक हो, जिंदा सलामत हो, अल्लाह का शुक्र है। उन्होंने आगे बढ़कर साइड टेबल पर एक टिफ़िन रखा और फिर साथ लगे सोफे पर जा बैठी। वली अब जैन के बिखरे बालों को मज़ीद बखेर रहा था। वो कैसी है? वो जो उसके बालों में हाथ फेर रहा था चौंक गया। जानता था कि कांता का इशारा किस जानिब था। एक लम्हे के ठहराव के बाद उसने जैन को अपने साथ ही बेड पर बिठा लिया। नहीं जानता, जब से अस्पताल आए हो क्या एक बार भी देखने नहीं आई तुम्हें? उसने गहरा सांस लेकर अंदर जमा होती मायूसी को बाहर निकाला। नहीं, बहुत समझदार है वो, पता है उसे कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। समझदार है या नहीं, लेकिन समाज की बेड़ियां बहुत भारी हैं उसके पैरों में। वो इन बेड़ियों से ऐसे ही आज़ादी हासिल नहीं कर सकती वली। वो एक पल को मुस्कुराया था, कुछ याद आ गया था उसे। समाज, सारी दुनिया भी इकट्ठी हो जाए ना तो भी उसे वो करने से नहीं रोक सकती जो वो करना चाहती है। मेहमानों से भरे घर में अगर वो अपने से बड़े उम्र के लोगों को बड़े जुमले ठंडे अंदाज में बोलकर उबाल सकती है तो वो लड़की कुछ भी कर सकती है। कांता, आप जानती नहीं हैं उसे अभी। अगर वो आना चाहती तो आ जाती, किसी तीसरे बंदे के साथ नहीं, अपने बाबा के साथ ही आती। लेकिन वो जानती है कि कहाँ जाना है और कहाँ नहीं। उसने आराम से कहकर उनकी जानिब देखा था। मंगनी हो गई है ना उसकी। कांता की बात पर बहुत कुछ बुरी तरह चुभा था उसे अंदर अंदर, कहीं बहुत अंदर, मगर वो बिना तासुर दिए यूं ही चंद पल उन्हें देखे गया और फिर आहिस्ता से इस बात में सर हिलाया। जी, तुमने खो दिया उसे। पाया ही कब था? बहुत बेसाख्तगी से कहकर उसने कांता को लाजवाब कर दिया था। वो चंद लम्हे उस लड़के को देखे गए जो अस्पताल के लिबास में मलबूस पहले से खासा मुज़महिल लग रहा था, थका थका और आखिरी हद तक बेजार। उसे खुद से मोहब्बत नहीं थी, लेकिन जिन लोगों को थी वो इंसाफ उनके साथ भी नहीं कर पाता था। खुद को किसी अजियत के गड्ढे में डालते वो कभी सोचता जो नहीं था उनके बारे में। कितना बुरा था वो। अब रिकवर करके खुदा के लिए अपना ख्याल रखना वली। तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग तुम्हारे आसपास रहते हैं ना, उन्हें तुम बेहद अजीज़ हो। बीजान मुझसे फ़ोन पर बात करते हुए बहुत रो रही थी तुम्हारे लिए। आगा जान भी अपनी पूरी कोशिशें कर रहे हैं तुम्हारी ऐसी हालत करने वाले इंसान को ढूंढने की। और अमल, उसका क्या हाल होगा शायद मैं अंदाज़ा भी ना कर सकूं।
خدارا بس کرو، ختم کرو اس سب کو۔ کانتا نے جیسے اپنی آخری کوشش کی تھی اسے سمجھانے کی۔ اس نے کسی بہت ذمہ دار اور باادب بچے کی طرح گردن ہلائی۔ بالکل، بہت خیال رکھوں گا میں اپنا، آپ فکر مت کریں۔ اسکول کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ اس نے کانتا سے چند ایک باتیں کی، وہ بھی اسے مختصر جواب دیتی رہی۔ ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ پریشانی سے وہ کہہ اٹھتی یا پھر اسے ڈانٹ دیتی تو ولی مسکرا دیتا۔ کتنی مضبوط اور کتنی کمزور ہوا کرتی ہیں یہ عورتیں۔ کچھ دیر بعد جب وہ اس سے مل کر چلی گئیں تو اسی پہر کمرے میں اصغر داخل ہوا، شاپنگ بیگ سے لدا پھدا، اپنی ہی دھن میں مست کوئی گیت گنگناتا ہوا۔ اس نے سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھا، رف جینز، ماتھے پر بکھرے بال اور جیکٹ، وہ بلا شبہ اصغر ہی تھا، ہائی اسکول کی لڑکیوں کا مشترکہ کرش اصغر شاہ۔ کیسے ہو؟ اس نے بیگز ایک طرف صوفے پر رکھے، پھر رخ موڑ کر ساتھ لائی تازہ پھولوں کو سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ ایک پل کو اس کی نظر ٹفن پر بھی پڑی۔ یہ کون لایا؟ کانتا لائی تھی۔ اوہ، وہ کب آئیں؟ ساتھ ہی جھک کر صوفے پر بیٹھتے اپنے جوگرز کے تسمے بند کرنے لگا۔ صدا کا لاپرواہ سا انسان، تھوڑی دیر پہلے ہی آئی تھی۔ تم کب سے جاگ رہے ہو؟ فجر سے۔ کیوں، نیند نہیں آ رہی؟ ایک لمحے کو چہرہ اٹھا کر اسے بغور دیکھا۔ ظاہر ہے نیند آ رہی ہوتی تو جاگتا کیوں، سڑتے ہی رہنا ہر وقت۔ اس نے ناک سے مکھی اڑا کر ساتھ رکھے شاپنگ بیگز ایک ایک کر کے ایک جانب کو طریقے سے رکھے۔ یہ میں نے تمہارے لیے تھوڑی سی شاپنگ کی ہے، 10-15 دن میں ٹھیک ہو جاؤ گے تم، پھر پہن لینا ان کپڑوں میں سے کچھ۔ پہلے ہی اتنے بدصورت ہو، اوپر سے اس ہاسپٹل کے کپڑوں میں تو عجیب ہی لگ رہے ہو۔ اس نے مزے سے کہہ کر اسے دیکھا تو ولی نے اسے ہو گیا تمہارا والی نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا، پریشان ہو کیا کسی بات پر؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ نہیں، کہتے ہی اس نے چہرہ دوسری جانب پھیر کر آنکھیں موند لی۔ اصغر جانتا تھا کہ اس سے پوچھنا بیکار تھا، اسی لیے پھر مزید کوئی بات کیے بغیر ہی وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ اس کے جاتے ہی ولی نے اپنی مندی آنکھیں کھولی تھی۔ ہسپتال کی سفید پینٹ سے رنگ بے رنگ سی چھت کو تکتے اس کی نظروں کے پار عمل زمان سفید لباس میں جگمگا رہی تھی، لیکن پھر تازہ سرخ خون کے دھبے، اپنے لباس پر لگا خون، وہ کیوں اس کے خون سے داغدار ہو رہی تھی؟ کیا اس پر کچھ ایسا آنے والا تھا جس کی وجہ ولی ہوگا؟ گھبرا کر اس نے گہرا سانس لیا، پھر دونوں ہاتھوں پر زور دے کر اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ تکلیف بڑھنے لگی، سانس پھول گیا، لیکن وہ اٹھ نہیں سکا۔ تکلیف بہت زیادہ تھی۔ بے بسی سے سر تکیے پر ٹکاتے اسے بہت سے وسوسوں نے آ گھیرا تھا۔ اگر ہاشم نے اس کے پیچھے عمل کو کوئی تکلیف پہنچائی تو، اور اگر شازیہ نے اس پر کوئی بدنامی کا داغ لگانے کی کوشش کی تو، اوف! بالوں میں ہاتھ پھیر کر اس نے بڑھتی بے چینی کو کم کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن تنہا راستوں کے مسافر اکثر یوں ہی بے چین رہا کرتے تھے۔ اسی پل دور مسجد سے ظہر کی اذان گونجی تو وہ چونکا۔ نماز! ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے نماز پڑھے، ایک عرصہ ہو گیا تھا اسے مسجد کی شکل دیکھے۔ لیکن پھر بھی اس کا دل، اس کے سخت سے دل میں کوئی نرمی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ اسے کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا، نہ ہی نماز پڑھنے کا دل چاہ رہا تھا اور نہ ہی کسی سے شکوہ کرنے کے لیے۔ اس نے سر اٹھایا تھا۔ خاموشی سے بستر پر لیٹے ولی احمد کے سپاٹ سے خول میں دراڑیں پڑنے لگی تھی۔ اذان کی آواز اب واضح طور پر سنائی دینے لگی تھی، ایسی آواز جو نجات کی جانب بلایا کرتی تھی، ایسی آواز جو کامیابی کی جانب دعوت دیتی تھی۔